प्रथम हरित क्रांति में खाद्य स्वतंत्रता प्राप्त की गई, परंतु खाद्य सुरक्षा नहीं प्राप्त की गई। हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर जरूर हुए, लेकिन हर न्यूनतम व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते। प्रथम हरित क्रांति की जो कमियां थी, उन कमियों को ध्यान में रखकर द्वितीय हरित क्रांति को सामने मिला है। थोड़ा सा हम स्नैपशॉट फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में दे देना चाहते हैं, बट मेरा फोकस होगा इस बार क्लास का द्वितीय हरित क्रांति, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन रेवोल्यूशन। प्रथम हरित क्रांति में जो कमियां हैं, निश्चित खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई, लेकिन जो कमियां हैं वो था कि इसका जो प्रसार हुआ वो सीमित क्षेत्र में हुआ और सीमित फसल पे हुआ और सीमित किसानों को इसका लाभ पहुंचा। और इसके कारण गरीबों का जो खाद्यान्न है, ज्वार बाजरा, उसके उत्पादन की कमी से भुखमरी की समस्या आई। तिलहन दलहन अछूता रह गया और आज भी हम उसके कारण साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से उसका आयात करते हैं। जो किसान धनी थे वही HYV सीड्स का इस्तेमाल कर सके, नई तकनीकी का इस्तेमाल कर सके, उनको लाभ हुआ। लेकिन जो गरीब किसान थे, जो सीमांत किसान थे, उनको इसका लाभ नहीं मिल सका। खासकर जो पूर्वी भारत का क्षेत्र था वो लगभग अछूता रहा। बिहार में भी अगर देखेंगे तो शाहाबाद को छोड़कर हरित क्रांति का प्रभाव कहीं नहीं देखा गया। शाहाबाद में कुछ हरित क्रांति के प्रभाव देखे गए। इसके अलावा पर्यावरणीय संतुलन में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा गया, क्योंकि प्रथम हरित क्रांति में गेहूं और चावल पर ज्यादा फोकस किया गया। और चावल में क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा लगता, पानी बहुत ज्यादा लग रहा था, तो एक तो पानी का लेयर नीचे चला गया, जिससे पानी का संकट तो आया ही है, और जल जमाव से मलेरिया जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ा लोगों को। रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल से कैंसर, बांझपन जैसी कई दुष्प्राप्य बीमारियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में कहा था कैंसर एक्सप्रेस के पीछे रासायनिक कीटनाशकों का ये है। भूमि उत्सर हो गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंडोसल्फाइन का जो यूज किया जा रहा था, उसके कारण गिद्ध मारे गए, और गिद्ध मारे जाने से एक अजीबोगरीब पर्यावरण संतुलन सामने देखने को मिला है। गिद्ध के मारे जाने से एक तो जो सड़े, जो मर के चुके हुए हैं सड़े हुए जानवर, उनका निस्तारण मुश्किल हो गया, जो कई महामारियों को लेकर सामने आया। उसके अलावा उन कीटनाशकों इस्तेमाल से जो सांपों को जो किसान का मित्र भी कहा जाता है, उसकी भी कई जगह मृत्यु हो गई, मर गए वो लोग, मारे गए उसमें, और इसके कारण चूहों की संख्या बढ़ गई। तो जिस प्रोडक्शन बढ़ा चूहे उसको खा गए, तो वो समस्या भी सामने में आई। लेकिन इसमें सतत विकास और समावेशी विकास की अवधारणा नहीं, वर्गगत असमानता देखी गई, क्षेत्रगत असमानता देखी गई, और खाद्य सुरक्षा पर तो ध्यान नहीं दिया गया। और इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने
यह अवधारणा दी थी कि द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है भारत में, जो कि सतत और समावेशी विकास को आगे बढ़ाएगा, जो कि एम एस स्वामीनाथन के एवरग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ता है, सदाबहार क्रांति। और भारत सरकार ने उसको संजीदगी से लिया और 50,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक लागत से द्वितीय हरित क्रांति के स्वरूप को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और उसमें कई योजनाएं लागू की गई। सबसे पहला कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया गया, तो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन की स्थापना की गई 2004 में। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो और कार्बनिक खाद में हम गोबर, बायोमास का इस्तेमाल तो करते ही रहे, हम सूक्ष्म जैविकों का भी इस्तेमाल करते हमने करा इस दरमियान, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोराइजा और राइजोबियम। इसके अलावा कीटनाशकों में भी हमने वैसे कीटनाशक इस्तेमाल किया जिसमें रसायन की मात्रा नहीं हो, इसका प्रशमन करने की कोशिश करी। हमने निम्बोली बीज, नीम का बीज, सीताफल का बीज का इस्तेमाल किया और येलो ट्रैप, ग्रीन ट्रैप, इन ट्रैपों का इस्तेमाल करके कीटों के समस्या से निपटाने की कोशिश करी। लेकिन जो कीटनाशकों में भी सूक्ष्म जीवकों का प्रयोग शुरू हुआ, जैसे ट्राइकोडर्मा, तो ऑर्गेनिक खेती माने बायोटेक्नोलॉजी और बायो फर्टिलाइजर के संदर्भ को और आगे बढ़ाने के लिए दो इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई 2013 में। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची। इस दोनों के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। एक चीज देखिएगा कि इसमें कृषि में सतत विकास हो, समावेशी विकास हो, तो इसके लिए विस्तृत प्रबंधन की जरूरत है और इसमें कई तरह के प्रबंधन से जुड़े शब्दों का आप इस्तेमाल सुनेंगे जो कुछ नया लगता है। जैसे मैंने कहा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो वो पेस्टिसाइड जो है उसके इस्तेमाल करिए। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग तो रहा ही, सूक्ष्म लघु सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश तो की गई, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ग्राउंड स्प्रिंकल इरिगेशन, इस पर कोशिश करी गई, कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर ध्यान दिया गया, क्योंकि आज भी भारत भूख का शिकार तो है ही, उससे ज्यादा कुपोषण का शिकार है। तो बच्चे कुपोषित न हो, तो अगर हम खाद्य पदार्थ में ही न्यूट्रिशन को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर उसमें हम अधिरोपित कर दें तो कुपोषण की समस्या खत्म हो जाएगी। और इसके लिए न्यूट्रिशन मेजरमेंट को अपनाया गया और चावल में विटामिन ए, जिसको आप गोल्डन राइस कहते हैं, गेहूं में जिंक, बाजरा में आयरन और मक्का में प्रोटीन, ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें अधिरोपित किया गया, जिससे कि कुपोषण के शिकार से बचा सके। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा मिशन था, जैसे BGREI 2010,
ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया। इसका उद्देश्य था पूर्वोत्तर भारत, जो कि प्रथम हरित क्रांति से पूरी तरह से अछूता रह गया था, वहां ग्रीन रेवोल्यूशन को धरातल पर पहुंचाना और इसमें चावल के उत्पादन पर फोकस करा गया। RKVI 2007 इसमें क्षेत्रगत यानी स्थानीय विशेषताओं के आधार पर फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। आइसोपम, तिलहन, दलहन और मक्का के उत्पादन पर दिया गया और इसके लिए दलहन के लिए 60,000 गांवों को सेलेक्ट किया गया और उन 60,000 गांवों में उन्नत बीज उपलब्ध कराने का भार जो है दलहन शोध संस्थान कानपुर को दिया गया। NFS में गेहूं और चावल दाल पर के उत्पादन पर फोकस किया गया। यानी हर एक फसल उसमें आए, हर एक क्षेत्र को लाभ मिले और न्यूनतम से न्यूनतम व्यक्ति तक लाभ उठा सके। और इसके लिए तकनीकी के इस्तेमाल, बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल, सरकार के तहत द्वारा कई सब्सिडियां दी गई। तकनीकी में सब्सिडी दी गई, अगर आप केचुआ पालन को करते हैं वहां सब्सिडी दी गई। तो सरकार ने उसको हर एक व्यक्ति, हर एक न्यूनतम व्यक्ति को छूने का प्रयास किया। इसके अलावा सॉइल लैब टू लैंड की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए सॉइल टेस्टिंग को गंभीरता से बिहार में विशेषकर लागू करने की कोशिश की जा रही है और 12 पोषक तत्वों के आधार पर कि क्या क्या उसमें पोषक तत्व की कमी है और अगर है तो उसमें किस तरह के खाद्य का इस्तेमाल होगा और कैसे इन जो पोषक तत्व है उसके हिसाब से कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ेगा। तो ये एक अलग से ये सेट बनाया गया। इसके अलावा वितरण की समस्या बहुत भयानक थी और आज भी एपीएमसी का ई मंडी और अभी जो ई नाम आया है, कम से कम किसानों को अपने फसल उत्पाद की वास्तविक मूल्य की जानकारी हो जाएगी। मंडी में वो पहुंचे, निश्चित है मंडी में पहुंचने के लिए मंडी में हो सकता तुरंत ना बिके तो मंडी में यार्ड की जरूरत है, कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन की जरूरत है। 7,000 मंडियां हैं, 42,000 मंडियों की जरूरत है, लेकिन सरकार इसमें पहल कर रही है। एफसीआई के गोदामों को सुदूरतम क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हर एक ब्लॉक में इसको पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। अब क्योंकि इसका उद्देश्य विकास की प्रक्रिया को न्यूनतम व्यक्ति तक पहुंचाना है और भविष्य की पीढ़ी के लिए वो सुरक्षित है। क्योंकि प्रथम हरित क्रांति में जो भूमि उर्वर हो गई, अब सॉइल टेस्टिंग के द्वारा और उसमें जैव कीटनाशक, जैव उर्वरक के इस्तेमाल से उसकी उर्वरता बनी रहे, तो भविष्य के पीढ़ी के लिए भी कृषि सुरक्षित रहेगी। कृषि को एक व्यवसाय के रूप में, क्योंकि लैंड और अब कृषि रिलेटेड बहुत सारा चीज है, जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन,